हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने महाराजा रणजीत सिंह के समय किस प्रकार से एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना पंजाब में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में की गई, इसके बारे में अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम स्पेशली पढ़ेंगे किस प्रकार से अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य सीधा संघर्ष हुआ, युद्ध हुए और अंग्रेज़ों की नीति में किस प्रकार से परिवर्तन आया और लॉर्ड डलहौजी के समय में पंजाब के विलय का निर्णय लिया गया। तो अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में दो युद्ध हुए जिन्हें आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। इन दोनों युद्धों के बारे में, सिखों की असफलता के क्या कारण थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि 1839 में पंजाब के जो महाराजा थे रणजीत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही केंद्रीय शासन जो था उसका प्रभाव बहुत अधिक कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जो निरंकुश एक तंत्र रणजीत सिंह ने पंजाब में स्थापित किया था, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो शासक हो वो बहुत ही योग्य होना चाहिए और उसके अंदर व्यक्तिगत योग्यताओं से भरे हुए गुण होने चाहिए ताकि शासन पर वो अपना प्रभावशाली अधिकार बनाए रख सके। लेकिन रणजीत सिंह के बाद जितने भी उत्तराधिकारी उनके हुए वो सभी बहुत ही अयोग्य और दुर्बल राजा हुए वहाँ पर, और जो सेना और अपने जो दरबारी सरदार थे उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और इसकी वजह से ही शासन में दलबंदी या गुटबंदी सरदारों के बीच में आपस में बढ़ी और साथ ही जो सेना थी उस पर नियंत्रण कमज़ोर होने से सेना के द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप किया जाने लगा। ये जो सिख युद्ध हुए हैं उनका एक प्रमुख कारण सेना का राजनीति में बहुत अधिक हस्तक्षेप होना था, क्योंकि बाद में ये जो सिख राजनेता थे उनके कंपैरिजन में जब सेना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो इन्होंने सेना के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। इन्हें लगा कि अगर सिख सेना को अंग्रेज़ों के साथ युद्धरत करवा दिया जाए या संघर्षरत करवा दिया जाए तो सिख सेना की अगर पराजय होती है तो उसकी शक्ति जो है उसके अंदर कमी आएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी और राजनीति में जो उसका प्रभाव इतना बढ़ गया है वो भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो ये आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं उनमें जब हम हार के कारण डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि प्रमुख जो हार का कारण था वो था राजनेताओं और सेना नायकों का स्वयं अपनी सेना के खिलाफ षड्यंत्र करके अंग्रेज़ों के साथ अपनी सेना को ही पराजित करवाने का प्रयास करना। ये नहीं था कि सिख सेना कमज़ोर थी, लेकिन उनके जो सेना नायक थे और उनके जो राजनेता थे वो सभी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मिले हुए थे और उन्होंने अंदर से ही अपना जो शासन था वो कमज़ोर बना दिया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के जो प्रमुख कारण हैं वो भी यही हैं, रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके 7 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़ा था खड़ग सिंह। खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में, लेकिन उसका जो भाई था शेर सिंह वो स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था और वो अंग्रेज़ों से इसके लिए समझौता कर रहा था किसी प्रकार का। कुछ समय पश्चात ही खड़ग सिंह की मृत्यु हो गई और खड़ग सिंह का जो पुत्र था नौनिहाल सिंह, वो खड़ग सिंह के समय में ही शासन को अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहा था और शासन की बागडोर उसके हाथों में आ गई थी। और ये जो नौनिहाल सिंह था वो सिख राज्य में जो डोगरा सरदार थे उनके प्रभाव को कम करना चाहता था, क्योंकि ये डोगरा सरदार शेर सिंह के समर्थक थे। शेर सिंह खड़ग सिंह का भाई था और रणजीत सिंह का ही एक अन्य पुत्र था। जब खड़ग सिंह की मृत्यु हो गई 1840 में, तो उसी समय कहा जाता है कि उसके दाह संस्कार से लौटते वक्त ही कोई दुर्घटना हुई और जिसके अंदर उसका पुत्र नौनिहाल सिंह भी मारा गया। इसके पश्चात डोगरा सरदार जो हैं उन्होंने शेर सिंह का पक्ष लिया। तो जो दूसरा गुट था दरबारियों का, सिंघनवालिया सरदार, तो सिंघनवालिया सिख सरदारों ने खड़ग सिंह की विधवा थी चांद कौर, उसका पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि चांद कौर जो हैं वो गर्भवती हैं और उनके पुत्र होने तक वो लोग जो हैं चांद कौर को संरक्षिका बना देंगे राज्य की। तो
तो दोनों जो सरदारों के पक्ष थे उन्होंने दो प्रतिनिधि जो हैं उनका समर्थन किया शासन प्राप्ति के लिए पंजाब की। अंत में शेर सिंह जो था उसने अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त कर लिया और शेर सिंह ने सेना को आर्थिक लाभों के बदले में सेना के एक बड़े भाग को अपनी ओर मिला लिया और उसने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। शेर सिंह जो था वो भी एक अयोग्य शासक था और उसके समय में भी राज्य की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती रही। अंग्रेजों के कहने पर सिंघनवालिया सरदार जो थे उनको पुनः दरबार में स्थान दे दिया गया और सिंघनवालिया सरदार और डोगरा सरदारों के बीच में आपस में बहुत अधिक प्रतिद्वंदिता थी। तो इन दोनों जो सरदारों के पक्ष थे उनमें संघर्ष आरंभ हो गया और आपस में इनमें संघर्ष होने की वजह से इन्होंने जो राज्य था पंजाब का राज्य उसको भी और उसका जो प्रशासन था उसको भी कमज़ोर बना दिया और अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप का एक अवसर जो है इन्होंने प्रदान किया। तो इस प्रकार से एक प्रमुख कारण रहा इन सरदारों का आपस में संघर्षरत होना। तीसरा प्रमुख कारण है सिख सेना का राजनीति में प्रवेश। जितने भी गद्दी के प्रतिद्वंदी होते थे उन सबको वो कोई भी आर्थिक लाभों के बदले में सेना का समर्थन प्राप्त कर सकता था। तो सेना जो थी वो प्रशासन पर हावी होने लगी क्योंकि उत्तराधिकारी जो हुए रणजीत सिंह के वो बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल थे और सेना का समर्थन उसी को मिलने लगा जो बहुत अधिक कीमत चुका सकता था। सेना जो थी उसने स्वयं अपनी एक पंचायत बना ली जिसे खालसा पंचायत कहते हैं और उसी के माध्यम से वो स्वयं शासन से संबंधित निर्णय लेने लगी। सेना के इस बढ़ते हुए प्रभाव को बहुत से राजनेताओं ने जिनमें रानी जिंदन भी शामिल थी इन्होंने पसंद नहीं किया और इन्होंने सेना की शक्ति को नष्ट करने का फैसला किया और इसीलिए इन्होंने सतलज नदी को पार करके और अंग्रेज़ों के साथ संघर्षरत होने के लिए सिख सेना को उकसाया गया। अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन। अब तक अंग्रेज जो थे महाराजा रणजीत सिंह के समय में ज़्यादातर समय में उन्होंने सीधे संघर्ष की नीति नहीं अपनाई थी और उनका मुख्य उद्देश्य था रूस और अंग्रेजी भारत के बीच में पंजाब को एक बफर स्टेट के रूप में यूज़ करना। लेकिन जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा तो उसके पश्चात उन्हें लगा कि पंजाब का जो क्षेत्र है जो काफ़ी समृद्ध है, संगठित है और उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है, तो उसको अपने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लेना चाहिए। साथ ही जो नए गवर्नर जनरल बनकर आ रहे थे लॉर्ड एलन जो 1842 में गवर्नर जनरल बने भारत के, तो उन्होंने जो है पंजाब की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया और वो किसी न किसी तरीके से पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित करना भी चाहते थे। तो अंग्रेज़ों की नीति में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और अब वो पंजाब पर अपनी नज़र लगाए बैठी थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें सबसे पहले 1845 में लुधियाना के पास के 2 सिख गांव थे जिन पर अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार कर लिया। यानी यहाँ पर अंग्रेज जो हैं उन्होंने आक्रामक नीति पहले अपनाई, सिख सेना की तरफ से कार्रवाई बाद में हुई थी। तो अंग्रेज़ों द्वारा ये सेना इन गांवों पर जब अधिकार कर लिया गया तो ये गांव जो थे वो सिख राज्य के अंतर्गत आते थे। इन गांवों पर अधिकार करते समय जो तर्क दिया गया अंग्रेजी सेना की ओर से वह है कि इन गांवों में ब्रिटिश सरकार के अपराधी छिपे हुए हैं और उनको पकड़ने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इसी दौरान जनरल हार्डिंग जो थे, जो गवर्नर जनरल थे भारत के इस समय में, वो सतलज नदी की तरफ अपनी सेना के साथ में बढ़ने लगे और अंग्रेजी सेना जो थी उसको सतलज के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर एकत्रित होने के आदेश भी प्रदान किए गए थे। जब सिख सेना को इसकी जानकारी मिली तो सिख सेना के सेनापति तेज सिंह था और इस समय सिख राज्य का जो वजीर था वो लाल सिंह था। लाल सिंह और तेज सिंह जो थे वो दोनों ही सिख सेना को कमज़ोर करना चाहते थे, इसीलिए वो मानते थे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़कर के अगर सिख सेना पराजित हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने सेना को उकसाया और 11-12 दिसंबर 1846 को सिख सेना ने 11-12 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और इन्होंने जैसे ही नदी को पार करके अपना डेरा जमाया तो इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। ध्यान देने की बात यह है कि सिख
सिख सेना ने सतलज नदी को पार ज़रूर किया था, लेकिन जिस जगह उन्होंने डेरा लगाया था अपना, वो सिख राज्य के अंतर्गत ही था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के क्षेत्र में जा कर के और वहाँ पर अपना डेरा जमाया या अंग्रेज़ों के क्षेत्र में एनक्रोचमेंट किया। तो यहाँ पर सिख सेना को आक्रमण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। तो यहाँ सीधा सीधा दिखाई देता है कि जो अंग्रेज थे वो सिख राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हुए थे और उन्होंने स्वयं साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए पंजाब के विलय के लिए कार्यवाही प्रारंभ की। सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में जो पहली मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, वो 18 दिसंबर 1845 के दिन फिरोज़पुर जो जगह है उसके पास में मुदकी एक स्थान है, वहाँ पर ये पहली लड़ाई हुई और इसमें जो है सिख सेना को काफ़ी पीछे हटना पड़ा। हालांकि उन्होंने अंग्रेजी सेना को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाद में 21 दिसंबर 1845 को फिरोज शाह नामक स्थान पर फिर से दूसरा युद्ध इन दोनों सेनाओं के बीच में लड़ा गया। अली बुधवाल नामक स्थान पर फिर जनवरी 1846 में दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। इस समय अगर सिख सेना को समर्थन मिलता अपने सेना नायकों का या उचित नेतृत्व किया जाता सेना का, तो संभव था कि अंग्रेजी सेना को पूर्णतः पराजित किया जा सकता था। किंतु जो तेज सिंह सेनापति था वो स्वयं ही नहीं चाहता था कि सिख सेना जो है वो जीते और इसीलिए उसने अंग्रेजी सेना का पीछा करने की बजाय स्वयं अपनी सेना को युद्ध स्थल से हटा लिया। 10 फरवरी 1846 को सोबराय नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच में अंतिम युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है सिख सेना पराजित हुई। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजी सेना जो थी उसने सतलज नदी को पार करके सिख राज्य में प्रवेश किया और 20 फरवरी 1846 को पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार करने के बाद में सिख सेना का आत्मसमर्पण हो गया और इन्होंने दोनों पक्षों के बीच में अब संधि हुई, जिसे लाहौर की संधि कहते हैं। ये संधि 9 मार्च 1846 को हुई। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी उनको अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले पंजाब का जो सिख राज्य था उसकी सीमा सतलज नदी सीमित कर दी गई और इस सतलज के दक्षिणी क्षेत्र जो थे जिन पर अगर सिखों का अधिकार था तो वो सभी क्षेत्र कंपनी को सौंप दिए गए। सिखों ने अपना अधिकार उस पर त्याग दिया। इसके अतिरिक्त सतलज और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र था जिसमें जालंधर शामिल है और दोआब का क्षेत्र शामिल है, उस पर से भी सिखों का अधिकार हटा दिया गया और कंपनी की अधीनता उस पर स्वीकार कर ली गई। पंजाब पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध का हर्जाना जो है वो लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा और इसमें से सिख राज्य ने डिसाइड किया कि 50 लाख रुपए वह अंग्रेजों को नकद देंगे और 1 करोड़ रुपए के बदले में उनके द्वारा हजारा और कश्मीर का क्षेत्र जो था वो कंपनी को सौंप दिया गया। तीसरी शर्त रखी गई कि सिख सेना जो है उसकी संख्या सीमित कर दी गई। जो एक विशाल सेना थी उसका विघटन कर दिया गया और उसके स्थान पर पंजाब में 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक रखे गए। इससे अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब का जो तोपखाना था उसकी भी संख्या सीमित कर दी गई। जो कंपनी थी या अंग्रेज थे उन्होंने दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, रानी जिंदन जो उसकी माँ थी उसको पंजाब के राज्य की संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया। पंजाब राज्य जो था उसने ये भी वायदा किया कि किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन को कंपनी की स्वीकृति के बिना सेवा में नहीं रखा जाएगा। जैसा कि सहायक संधि में हमेशा ये शर्त रखी जाती थी, वैसी ही शर्त यहाँ भी रखी गई। इसके अतिरिक्त पंजाब में एक अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया और सर हेनरी लॉरेंस पहले अंग्रेज रेजिडेंट बने पंजाब के। हालांकि ये शर्त रखी गई थी कि जो अंग्रेज रेजिडेंट होगा वो पंजाब के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब सहायक संधि किसी भी राज्य से की गई और ये सेम शर्त रखी गई, वहाँ प्रत्येक राज्य में कुछ समय के पश्चात अंग्रेजी रेजिडेंट के द्वारा प्रशासन में, आंतरिक प्रशासन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने के उदाहरण मिलते हैं और सेम चीज़ जो है वो पंजाब में भी हुई।
और आने वाले समय में क्योंकि दलीप सिंह जो थे अल्पवयस्क थे, तो जो पंजाब के विभिन्न सिख सरदार थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो रेजिडेंट है वो दलीप सिंह के वयस्क होने तक शासन सत्ता समस्त उसके हाथों में सौंप दी जाए। इसीलिए एक रेजिडेंट जो काउंसिल थी उसका भी गठन किया गया। इस शर्त को कार्यान्वित करने के लिए एक नई संधि की गई अंग्रेजों के बीच में और सिखों के बीच में 30 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि, और इसके पश्चात समस्त जो प्रशासनिक अधिकार थे और शक्तियां थी वो अंग्रेजी रेजिडेंट के हाथों में आ गई। पहले आंग्ल सिख युद्ध के परिणामों की अगर बात करें तो सिखों को बहुत अधिक घातक परिणाम इसके सहने पड़े। इनका लगभग आधा राज्य जो था और लगभग 2/3 भूमि उनकी और एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग जो है उनको खोना पड़ा। इसकी वजह से उनकी जो आय थी उसमें भी बहुत अधिक कमी हुई। जम्मू और कश्मीर जो था वो अलग से एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित हुआ, क्योंकि गुलाब सिंह जो था उसको जम्मू कश्मीर का राज्य अंग्रेजों के द्वारा बेच दिया गया था। इसके अतिरिक्त सिख सेना जो थी उसको बहुत अधिक सीमित कर दिया गया और पंजाब की शक्ति जो थी वो अब कमज़ोर हो गई। भैरोवाल की जो संधि हुई उसके द्वारा अंग्रेजी रेजिडेंट को पंजाब की प्रशासनिक अधिकार सौंप देने से उनकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो भी अब अंग्रेजों के हाथों में आ गई, वो भी लगभग समाप्त हो गई और पंजाब की वास्तविक सत्ता जो थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथों में आ गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी के बीच में हुआ और इस समय हार्डिंग जो था उसके स्थान पर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल भारत का बना और लॉर्ड डलहौजी जो था वो साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना था भारत के विभिन्न भागों में, और पंजाब जो था इसका एक मेन टारगेट था भारत अंग्रेजी राज्य में विलय करने के लिए। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के कारणों की अगर बात करें तो रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस जो थे पंजाब के रेजिडेंट थे, इनके द्वारा आंतरिक मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया गया। मुसलमानों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई इसके द्वारा जो सिखों को पसंद नहीं भी आया। इसके अतिरिक्त भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इन सब में भी बहुत से परिवर्तन किए गए जिसने सिखों के असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, सिख सेना में बहुत अधिक कमी कर दी गई थी। सिखों जो उनकी सेना थी वो सीमित कर दी गई और इसकी वजह से जो सिख सैनिक थे उनमें असंतोष व्याप्त था अंग्रेजों के प्रति। तीसरा, भैरोवाल की जो संधि हुई उसके द्वारा एक संरक्षण परिषद बनाई गई थी और शासन के समस्त अधिकार क्योंकि रेजिडेंट के हाथों में आ गए थे तो अंग्रेजों का प्रभाव प्रशासन में बढ़ने लगा और इससे जो सिख सरदार थे उनका प्रभाव कमज़ोर होने लगा, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ पुनः जो है आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। जो प्रमुख कारण था या तात्कालिक कारण था वो दीवान मूल राज का, जो मुल्तान का सूबेदार था या गवर्नर था, उसके द्वारा विद्रोह करना इसका तात्कालिक कारण कहा जा सकता है। जो मूल राज था वो उसने सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उसके ऊपर जो लाहौर का दरबार था उसके द्वारा बहुत अधिक उत्तराधिकार शुल्क लगाया जा रहा था और इस जो वो देने में सक्षम नहीं था, इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो सूबेदारी से ही त्यागपत्र दे देगा। लेकिन जो हेनरी लॉरेंस थे रेजिडेंट, उन्होंने जॉन लॉरेंस जो थे उन्होंने मूलराज से ये डिस्कस किया कि वो कुछ समय और जो है मुल्तान के गवर्नर के रूप में कार्य करते रहें और मूलराज ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब लॉरेंस के स्थान पर क्यूरी नए रेजिडेंट बने तो उन्होंने मूलराज के त्यागपत्र को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसके स्थान पर एक नया गवर्नर वहाँ नियुक्त कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारी इस नए गवर्नर खान सिंह मान की सहायता के लिए मुल्तान भेजे। लेकिन जैसे ही ये 2 अंग्रेज अधिकारी वहाँ पहुँचे इन दोनों की हत्या कर दी गई और उसके साथ ही इसका जो आरोप था वो मूल राज पर लगाया गया और मूल राज के द्वारा फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया।
अंग्रेज़ों के खिलाफ जब जैसे ही ये विद्रोह हुआ तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उनको एक बहाना मिल गया। उन्होंने इस विद्रोह को तुरंत दबाने की बजाय इसे पूरे पंजाब में फैलने देने दिया और उसके पश्चात जब पूरे पंजाब में असंतोष व्याप्त हो गया, सैनिक कार्रवाइयाँ की जाने लगी तो उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के नाम पर सैनिक कार्रवाई वहाँ पर की। साथ ही पंजाब में जब ये विद्रोह फैलने लगा तो इसका आरोप जो दलीप सिंह की संरक्षिका थी रानी जिंदन कौर, उस पर भी अंग्रेज़ों ने लगाया आरोप और उसको जो है पंजाब से निर्वासित कर दिया। अंग्रेज़ों ने लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने लाहौर दरबार पर यह आरोप लगाया कि वो अंग्रेज़ों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए तो लाहौर दरबार जो था अंग्रेज़ों को देने का प्रश्न ही वहाँ नहीं उठता, क्योंकि जो समस्त प्रशासनिक कार्य था और लाहौर दरबार पर जो अधिकार था वो स्वयं अंग्रेज़ों का ही था। जो संरक्षक परिषद थी उसके सारे अधिकार जो हैं अंग्रेज़ रेजिडेंट के हाथों में थे। तो ये तो आरोप लगाया ही नहीं जा सकता कि सिख जो दरबार था उसके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई की। इसका तो मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की। तो डलहौजी जो था उसने पंजाब पर युद्ध जो था एक तरीके से थोपा और पंजाब के विरुद्ध सीधा युद्ध घोषित नहीं किया गया था, बल्कि सीधा जो है बिना युद्ध घोषित किए हुए ही सैनिक कार्रवाई वहाँ पर की। जो प्रमुख लड़ाइयाँ हुई वो रामनगर की लड़ाई हुई, सादुलपुर का युद्ध हुआ। ये दोनों जो युद्ध थे वो अनिर्णायक रहे। ये 22 नवंबर 1848 को रामनगर का युद्ध हुआ और 3 दिसंबर को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। हालांकि ये युद्ध जो थे वो अनिर्णायक रहे। 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला का युद्ध दोनों पक्षों के बीच में लड़ा गया, लेकिन इसमें भी कोई सीधा निर्णय नहीं मिला। हालांकि दोनों पक्षों को ही बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ा या हानि उठानी पड़ी। अंग्रेज जो थे उन्होंने इस दौरान जो है मुल्तान पर भी आक्रमण कर दिया था और मूल राज जो था उसने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अंतिम जो निर्णायक युद्ध लड़ा गया वो 21 फरवरी 1849 को चिनाब नदी के तट पर गुजरात नामक जो स्थान है वहाँ पर लड़ा और इसमें सिख सेना की पराजय हुई, अंग्रेज़ों की विजय हुई। और जो लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने 29 मार्च 1849 को पंजाब राज्य के अंग्रेजी राज्य में विलय की घोषणा कर दी। महाराजा दलीप सिंह जो थे उनको पेंशन देकर के बनारस भेज दिया गया, जो कुछ समय के बाद में इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उनकी माँ रानी जिंदन, जिनको निर्वासित कर दिया गया था पंजाब से, वो भी इंग्लैंड चली गई। इस तरीके से रणजीत सिंह के द्वारा जो एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की गई थी पंजाब में, उसकी समाप्ति हुई, उसका अंत हुआ। और जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश भारत था, उसकी सीमाएं भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक जा पहुंची। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए अब अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। अब सिखों की इस आंग्ल सिख युद्धों में असफलता के कारणों पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत से विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि सिख सेना जो थी उसमें आंतरिक कमजोरियां थी। उसका जो यूरोपीय आधार पर प्रशिक्षण जो सेना को प्रदान किया गया वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसमें बहुत सी कमियां रह गई थी। हालांकि इसमें बहुत अधिक सच्चाई नहीं है इस तथ्य में, क्योंकि सिख सेना की पराजय का प्रमुख कारण उनकी अनुशासन में कमी या उनकी शूरवीरता में कमी या उनकी योग्यता में कमी नहीं थी, बल्कि उनके जो सेना नायक थे और सिखों के स्वयं अपने राजनेता थे, उनके द्वारा सिखों के साथ विश्वासघात या सेना के साथ विश्वासघात एक प्रमुख कारण था। बहुत से जो प्रमुख सेना नायक थे, तेज सिंह, वजीर लाल सिंह और साथ ही डोगरा सरदार गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, और ये सरदार और राजनेता जो थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रखी थी। और डोगरा सरदार गुलाब सिंह जो था उसने तो
प्रथम सिख युद्ध में अंग्रेजों को जो कश्मीर राज्य प्राप्त हुआ था सिखों से, वो भी स्वयं ले लिया था कुछ धन के बदले में। तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन सिख राजनेताओं और सेना नायकों ने पंजाब के राज्य को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। दूसरा कारण सिख राज्य की आर्थिक दुर्बलता कही जा सकती है। सिख सेना पर बहुत अधिक खर्चा किया गया था। एक ट्रेंड और बहुत स्थायी सेना जो थी, विशाल सेना, उसका गठन रणजीत सिंह के समय से ही किया गया। तो बहुत अधिक आर्थिक संसाधन जो थे इस सेना पर खर्चे गए। बाद में जब ये सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, यानी राजनीति पर हावी होने लगी, तो विभिन्न जो प्रतिद्वंदी होते थे सिंहासन के, उनके द्वारा अपनी ओर मिलाने के लिए सेना पर बहुत अधिक खर्च किया गया, इनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है, अंग्रेजी सेना का सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन जो थे, उनकी कमी भी सिख सेना को खली, क्योंकि सिखों की आर्थिक स्थिति जो थी सिख राज्य की, वो बहुत अधिक कमज़ोर इस समय तक हो गई थी। लास्ट रीज़न जो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में कहा जा सकता है सिखों की पराजय का, वो था कि पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद में जो लाहौर की संधि हुई, उसके अंदर सिख सेना की संख्या जो थी वो सीमित कर दी गई थी। तो अगर सैनिक संसाधनों की ही बात करें तो सेना की संख्या में ही सीधा सीधा अंतर जो है दिखाई देता है दोनों पक्षों के बीच में। तो सैनिक संसाधन, सेना की संख्या, इन सब के मामले में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब की जो सेना थी उसकी, या पंजाब का जो पक्ष था वो टोटली अंग्रेजी पक्ष की तुलना में कमज़ोर था। तो उनकी हार जो थी एक तरीके से निश्चित ही थी। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह के द्वारा जो शक्तिशाली पंजाब का सिख राज्य स्थापित किया गया था, उसका अंत हुआ और अंग्रेजी राज्य में उसका मार्च 1849 में विलय कर लिया गया।